Yes, yesterday we read the poem हम सब सुमन एक उपवन के. So today we will discuss the main points of this poem. After that we will do the back exercise of this poem. प्यारे विद्यार्थियों, हमने कल एक कविता पढ़ी है, इसका नाम है हम सब सुमन एक उपवन के, जिसमें कवि समानता, प्रेम और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का संदेश दे रहा है. आशा करती हूँ आप सभी को यह कविता अच्छी तरह से समझ आ गई होगी. आज हम इस कविता के सबसे पहले शब्दार्थ पढ़ेंगे और उसके पश्चात इसका जो भाषा ज्ञान है, इसकी बैक एक्सरसाइज है, उसे करेंगे. सबसे पहले देखिए, सुमन. सुमन फूल, पले पालन पोषण हुआ, पलनो झूलो, उर हृदय या दिल, भ्रमरों भंवरों. इसके बाद देखिए, गुंजन भंवरों की गुनगुन की आवाज, शोभा सुंदरता, गगन आकाश या आसमान, सूत्र धागा, श्रृंगार सजावट या आभूषण. प्यारे बच्चों, इसके पश्चात इसकी बैक एक्सरसाइज इसमें देखिए, इसमें कवि क्या कहना चाहता है. सबसे पहले इसमें कुछ ये प्रश्न दिए गए हैं. अगला पेज ये दिखाइए, सही उत्तर चुनकर उस पर हमें निशान लगाना है. सबसे पहली बात हमें यह बताई गई है, देखिए, एक हमारा माली. एक हमारा माली में कविता में किसके लिए कहा गया है? उत्पन्न करने वाला. इसके ऑप्शन देखिए, उत्पन्न करने वाला, स्वामी, देखभाल करने वाला या माला पहनने वाला. इसमें सबसे पहले देखिए, हमने माली भगवान के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है, तो यह होता है हमारी देखभाल करने वाला. इसके पश्चात देखिए, सबके लिए सुगंध हमारी से कवि क्या कहना चाहता है? सबके लिए सुगंध हमारी से तात्पर्य है, यानी कि जैसे फूल अपनी खुशबू को सब जगह फैलाते हैं, वैसे ही मनुष्य अपने अच्छे गुणों के कारण अब चारों दिशाओं में जाना जाता है. इसके लिए देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं. फूलों में सुगंध होती है, फूल विभिन्न रूपों में खिलते हैं, फूल सुगंध बांटते रहते हैं, फूल सबके प्रति समान भाव रखते हैं. यानी कि कौन सा ऑप्शन है? फूल सबके प्रति समान भाव रखते हैं, यानी कि उनको यह फर्क नहीं पड़ता कि मुझे किसके लिए प्रयोग में लाया जा रहा है. कोई धनी व्यक्ति है, कोई निर्धन व्यक्ति है, किसके लिए मुझे प्रयोग में लाया जा रहा है, वह अपनी खुशबू उसी तरह से फैलाता है. इसके पश्चात देखिए, भाषा ज्ञान. विपरीतार्थक शब्द. सबसे पहले इसमें आपके सामने एक शब्द दिया गया है, सुगंध. सुगंध जिसका हमें विपरीत यानी कि उल्टा विपरीत शब्द बताना है. सुगंध का दिया गया है दुर्गंध. आप अपने पास पेंसिल रखें और इसको लिखेंगे आप. धरती, आसमान भी कह सकते हो या आप आकाश भी कह सकते हो. धरती, आकाश, हमें उल्टा बताना है हर एक शब्द का, विपरीत शब्द. मीठा, खट्टा, धनी, निर्धन, हंसना, रोना, अनेक, एक. फिर से आप एक बार फिर से देख लीजिए. सुगंध, दुर्गंध, धरती, आकाश, मीठा, खट्टा, धनी, निर्धन, हंसना, रोना, अनेक, एक. इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, पर्यायवाची शब्द. पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जो एक ही शब्द के अनेक नाम होते हैं. अनेक नाम, जैसे इसमें हमारे सामने एक उदाहरण दिया गया है. इस उदाहरण में देखिए, सबसे पहले इसमें सुमन. सुमन हमने इस कविता को पढ़ा है, इसमें फूलों के ही बारे में बताया गया है, यानी कि सुमन फूल, और इसके पर्यायवाची शब्द आपके सामने दिए गए हैं. सुमन, कुसुम, पुष्प, प्रसून, यानी कि इसमें आपको एक अर्थ बताया गया है. इसमें हमें ये सिर्फ दो ये बताया गया कि हमें दो ऑप्शन में ये दो शब्द बताने हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर हमें आते हैं तो वो हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए. पर्यायवाची शब्द जैसे हम पढ़ते हैं,
यानी कि एक शब्द के अनेक नाम। आगे देखिए, पवन, पवन, अनिल, इसमें दिया गया है। इसके बाद देखिए हवा, वायु, इसमें आप कर सकते हैं हवा, वायु, समीर लिख सकते हैं। यानी कि जो अगर हमें पर्यायवाची शब्द में कुछ भी हमें याद है, अगर उसका पर्यायवाची हमें आता है तो हम अपनी मर्जी से यह कर सकते हैं। इसके पश्चात देखिए उर, उर होता है दिल यानी हृदय, हृदय इसमें दिया गया है। आगे देखिए दिल, और एक होता है वक्ष, वक्ष यानी कि छाती, वक्ष स्थल, दूसरा होता है वक्ष स्थल। इसके पश्चात देखिए उपवन, उपवन होता है फुलवारी। उपवन यानी कि हम गीता में बात पढ़ी है कि हम सब सुमन एक उपवन के, उपवन होता है बगीचा यानी कि वाटिका। अब देखिए फुलवारी, वाटिका, बगीचा। इसके पश्चात देखिए शोभा, शोभा यानी कि सौंदर्य, किसी की सुंदरता को बताना, शोभा उसकी। इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं छवि, छवि, प्रभा, छवि और प्रभा। नेक्स्ट इसमें शब्द दिया गया है सूत्र, सूत्र यानी कि डोर हमें बताया गया है सूत्र। सूत्र एक धागा में डालकर एक माला बनाई जाती है। ऐसे ही इस कविता में हमें बताया गया है कि फूलों की सुंदर एक माला बनाती है जो सब, यानी कि सूत्र होता है धागा, बंधन। एक बार फिर से देखिए दिल, वक्ष, उपवन और बगीचा, सूत्र, धागा और बंधन। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए, दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। वर्ण विच्छेद होता है कोई भी शब्द हमारे सामने होता है उसके टुकड़े करना। सबसे पहले हमारे सामने हमें यह देखना है कि शब्द क्या है। शब्द यानी कि सबसे पहले हमारे सामने शब्द दिया गया है भ्रमर। भ्रमर शब्द में देखिए सबसे पहले हमें यह इस शब्द के ही टुकड़े कर देने हैं। तो वर्ण का विच्छेद करना, विच्छेद यानी कि हर एक वर्ण को निकाल देना है, अलग अलग कर देना है। भ्रमर, सबसे पहले देखिए भ्र, भ्र शब्द में देखिए हमें कैसे इसको तोड़ना है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अगर भ्रमर शब्द हमारे सामने है उसमें भ आधा है या र आधा है। बच्चों आप इस चीज को ध्यान दें, भ्रमर शब्द हमें ना यह कंफ्यूजन हो जाती है कि इसमें र हमें आधा दिखे नहीं। अगर कोई यह र किसी के पैर में लगता है, ये पैर में लगना होता है, इसको पदेन, पदेन र बोलते हैं, यानी कि पैर में लगने वाला। यानी कि भ्रमर, भ्रमर में से अगर भ इसके टुकड़े करेंगे हम, भ नीचे हलंत लगाएंगे। हलंत का मतलब होता है कि उस अक्षर को हमने, उस वर्ण को हमने आधा कर दिया। भ प्लस र, क्योंकि भ के पैर में र लगा हुआ है लेकिन इसमें भ आधा है और र पूर्ण है। भ प्लस र प्लस अ। इसके पश्चात यह सिंपल है बिल्कुल। देखिए म में से अ की आवाज आ रही है तो म के नीचे हलंत लगाएंगे और बाद में क्या आएगा अ। भ्र म प्लस अ, र प्लस अ। इसके पश्चात गुंजन शब्द आपके सामने दिया गया है। यह दिया गया है लेकिन मैं इसमें आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, ध्यान दें। हमें कंफ्यूजन होती है कि अगर किसी अक्षर पर आप गुंजन शब्द का उच्चारण करके देखें, ज्यादातर बच्चे गुंजन यानी कि अगर कोई बिंदी आती है तो उस बिंदी को यही सोचते हैं कि ये न या म की बिंदी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें यह पता होना चाहिए कि यह बिंदी किस उसकी है, अक्षर की है। आपने वर्णमाला में कवर्ग, चवर्ग यानी कि जो भी व्यंजन है, क वाली लाइन कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इनका जो अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण कौन कौन से हैं? अंग, अय, ण, न, म, यह इनके अंतिम वर्ण है। और यही अंतिम वर्ण जो है ये बिंदी बोले जाते हैं, यानी कि पंचम वर्ण भी बोले जाते हैं। अब गुंजन में यह शब्द देखिए, गुंजन में अगर बिंदी लगी हुई है ग प्लस उ, बिंदी आई अया की,
कैसे आई वो मैं आपको बताती हूँ। जिस भी अक्षर के ऊपर, जिस भी शब्द के ऊपर वो मतलब शब्द हमारे सामने गुंजन है, अगर ग के ऊपर बिंदी लगी हुई है, जिस भी अक्षर पर बिंदी लगी हुई है उससे अगला वर्ण देखो। इसमें अगला वर्ण दिया गया है ज। तो ज कौन से वर्ग में है इस चीज को देखिए, जैसे च, छ, ज, झ, ञ, ये इसमें आपके सामने है। यानी कि जिस भी जो बिंदी होती है उससे अगले वर्ण का जो अंतिम वर्ण हमारे सामने होगा वह बिंदी उस वर्ण की बोली जाती है। अब आपके सामने यह देखिए, ग प्लस उ प्लस अ प्लस ज प्लस अ प्लस न प्लस अ। आपको यह समझ आ गया होगा कि बिंदी को हमें कैसे अलग करना है। अब जैसे रंग हमारे सामने शब्द आया है, रंग में आपको खुद देखिए, रंग में र के ऊपर बिंदी लगी हुई है, र के ऊपर बिंदी है। तो इस बिंदी को देखिए, यह बिंदी हमें कैसे निकालनी है। ग, पहले ग देखिए, ग कौन सी लाइन में आता है, ग आता है क वाली लाइन में, क ख ग घ अंग। यानी कि अगर हम बिंदी निकालेंगे र की, तो र प्लस अंग क्या आएगा, र प्लस अंग प्लस अ प्लस ग प्लस अ। यानी कि अब हमें अब बिंदी का समझ आ गया, बिंदी कैसे अलग करनी है। हर एक बिंदी, कोई भी वर्ण होता है उसकी बिंदी होती है। इसके पश्चात देखिए स्वर। स्वर में सबसे पहले देखिए, स्वर में स पहले ही आधा है, यानी कि इसकी तो मात्रा निकली हुई है। यानी कि स के नीचे हलंत आएगा, स प्लस व में से हलंत निकाल देते हैं तो इसमें से अ की साउंड आ रही है, स प्लस व प्लस अ प्लस र प्लस अ। यानी कि जिस भी अक्षर की मात्रा निकलेगी वो आधा होगा और हलंत से हम उसको आधा दिखाएंगे। इसके पश्चात देखिए सूत्र। सूत्र शब्द में अब इसमें भी एक चीज हमारे लिए नई है, हमारे सामने यहाँ पर आया है त्र। त्र यानी कि जो संयुक्त वर्ण होते हैं, अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये संयुक्त वर्ण बोले जाते हैं। संयुक्त वर्ण का मतलब होता है अगर हमारे सामने कोई संयुक्त वर्ण जुड़कर कोई शब्द आया है तो उस टुकड़ों में हम उसके पहले जो संयुक्त वर्ण है उसको तोड़ेंगे। यानी कि देखिए सूत्र, स प्लस मात्रा कौन सी है, बड़े ऊ की, स प्लस उ प्लस, अब त्र को तोड़ना है पहले, त्र बनता है त प्लस र के मिलने से, त प्लस र प्लस अ। आशा करती हूँ आपको यह वर्ण विच्छेद अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसके पश्चात देखिए बेटा, अगला प्रश्न है सुगंध। जैसे आपके सामने एक शब्द दिया गया है, सुगंध शब्द से बनने वाले शब्द हैं सुगंधमय, सुगंधी, सुगंधित आदि। आप भी दिए गए शब्दों के शब्द परिवार बनाओ। शब्द परिवार का मतलब होता है कि उसकी जाति के, उसके परिवार के मिलते जुलते शब्द हमें उठाने हैं। अब देखिए सबसे पहले मीठा शब्द दिया गया है, मीठा से उसके परिवार के शब्द हम उठा सकते हैं, मिठाई, मिठास या मीठी। मिठाई, मिठास, मीठी। इसके पश्चात हमारे सामने धनी शब्द दिया गया है, धनी, धनी के परिवार के शब्द उठाओ, धनवान, धनंजय या धन, धनवान, धनंजय, धन। इसके पश्चात अगला शब्द है हार। हार शब्द के यानी कि इसके परिवार के शब्द उठाने हैं तो देखिए होनहार, पालनहार, उपहार। इसके अलावा भी आपको अगर कोई और शब्द आता है तो वह भी आप कर सकते हैं। इसके पश्चात देखिए वन। वन शब्द दिया गया है, वन, वनौषधि, वनोत्सव, वनस्थल, वनौषधि, वनोत्सव, वनस्थल। इसके पश्चात आपको यह शब्द, यह प्रश्न आपको समझ आ गया है। इसके पश्चात आगे देखिए प्रश्न नंबर 5, बाईं ओर लिखे शब्दों के दो दो अर्थ दिए गए हैं, अर्थ समझकर वाक्य बनाना है हमें। यानी कि एक ही शब्द के दो अर्थ और दोनों उनमें कैसे हमें उस शब्द का प्रयोग करना है। सबसे पहले हमारे सामने शब्द दिया गया है जल। जल का अर्थ बताया गया है पानी और जलना। पानी शब्द का कैसे प्रयोग किया गया है, नदी का जल बड़ा शीतल था, शीतल यानी कि ठंडा, नदी का जल यानी कि यहाँ पर पानी की बात की गई है। और दूसरा शब्द होता है जल का मतलब होता है जलना। तो इसमें आगे दिया गया है
आग लगने से पूरी कुटिया जल गई। आग लगने से पूरी कुटिया जल गई। इसके बाद हमारे सामने शब्द दिया गया है स्वर। स्वर क्या होता है, इसके भी हमें दो अर्थ बताए गए हैं, हमें वाक्य बनाना है उसका। स्वर का मतलब होता है आवाज या वर्णमाला के स्वर। आवाज, अब आवाज शब्द को हम कैसे प्रयोग करते हैं? आवाज में मान लो किसी भी बच्चे का हम नाम ले सकते हैं, नेहा ऊंचे स्वर में गा रही है। स्वर का मतलब आवाज। अब इसमें हम आवाज के बारे में बता रहे हैं कि नेहा ऊंचे स्वर में गा रही है। इसके पश्चात अगला है वर्णमाला के स्वर। वर्णमाला के स्वर होता है मतलब जो हमने अक्षर ये अभी हमने किए हैं, स्वरों की बात हो रही है इसमें। वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। आवाज, नेहा ऊंचे स्वर में गा रही है, और दूसरा है वर्णमाला के 11 स्वर होते हैं। इसके पश्चात बच्चों अगला प्रश्न देखिए, कविता से छांटो। हमने कविता पढ़ी है, हमें पता, हम व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण सभी शब्दों को हम हर चीज को जान चुके हैं। अब हमारे सामने कोई भी कविता दी जाए, कोई भी हमारे सामने कहानी दी जाए, तो हमें उनके शब्दों को छांटना आना चाहिए। अब इस कविता में भी सभी प्रकार के इनका व्याकरण के सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है। वो शब्द हम कैसे छांटते हैं कविता में से, कुछ मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको उसके अलावा भी आपको जो दिखाई देता है, यानी कि आपको साथ में आप कविता अगर पढ़ रहे हैं तो आपको व्याकरण भी अच्छी तरह से समझ आ रही है। इसमें सबसे पहले हमें सर्वनाम शब्द बताना है। सर्वनाम शब्द है, देखो बार बार एक लाइन बार बार कही गई है, हम सब सुमन एक उपवन के। हम सब सुमन एक उपवन के, इसमें हम शब्द जो है क्या है, ये सर्वनाम। और एक जिसकी शब्द दिया गया है, यानी कि कोई भी 2 या 3 शब्द आप बता सकते हो, या इसके अलावा भी जितने भी आपको समझ आते हैं, ये देखना है हमें कि हमें यह बात समझ आई है या नहीं। सर्वनाम शब्द है हम, जिसकी। इसके पश्चात इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द आए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक होता है किसी व्यक्ति का नाम। व्यक्ति का नाम इसमें किसका आया है? व्यक्ति विशेष क्या है? इसमें सूरज और चांद का प्रयोग किया गया है। तो सूरज और चांद व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके पश्चात देखिए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या होते हैं? जो पूरी जाति का बोध कराते हैं। जाति यानी कि किसी भी अगर हमारे सामने कोई शब्द आया है तो उस शब्द से ही हम उसकी संपूर्ण जाति, सब कुछ हमारे एकदम से हमें याद आ जाता है कि ये इस जाति के ऐसे ये सब कुछ होता है। जातिवाचक शब्द देखिए उपवन। उपवन होता है जातिवाचक शब्द। यहाँ पर उपवन, सुमन, यानी कि फूल के लिए सुमन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके पश्चात है विशेषण शब्द। विशेषण शब्द होता है बच्चों किसी जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। संज्ञा शब्द जो हमारे सामने है या सर्वनाम शब्द जो हमारे सामने है, हम जैसे किसी व्यक्ति को कहते हैं कि यह व्यक्ति बहुत सुंदर है, यानी कि वह काला व्यक्ति है, वह गोरा व्यक्ति है, यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण होगा। और इस कविता में विशेषण शब्द हैं मीठे, श्रृंगार, ये अनेक ऐसे शब्द आए हैं जो विशेषण शब्द हैं। इसके पश्चात देखिए क्रिया शब्द। क्रिया शब्द क्या होते हैं? क्रिया होता है किसी भी काम को करना या होना। अब कोई भी काम अगर हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, खाना खाना, पीना, उठना बैठना, जो भी हम मूवमेंट कर रहे हैं, जो भी क्रिया होती है, वो सारे क्रिया शब्द होते हैं। इसमें कविता में क्रिया शब्दों का प्रयोग किया गया है। नहलाती, खिलाती, यानी कि अनेक ऐसे शब्द आए हैं जिसमें क्रिया शब्दों का प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ यह कविता आपको समझ आ गई होगी, और जो मैंने यह आपको भाषा ज्ञान आपको पढ़ाया है, यह आप अच्छी तरह से सुंदर लेख के साथ और अच्छी तरह से याद करके यह अपनी इसमें बुक में आप इसको कंप्लीट करेंगे और इसको लर्न करेंगे। इसके पश्चात हम इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे और उनको आप करने का प्रयास करें। जैसे आपके सामने अब आपको कविता अगर अच्छी तरह से समझ आ गई है तो आप इन चीजों को करने का प्रयास करें, अपनी भाषा में उसके उत्तर को देने का प्रयास करें। ठीक है, धन्यवाद।